Good morning, all. Welcome to Learners Academy. In the last class, we completed this exercise number third, based on the topic transpose of a matrix. अब एक्सरसाइज थर्ड के बाद हमको क्या क्या करना है, क्या क्या ओमिट हो गया, उस पर बात करते हैं। क्या क्या बचा है चैप्टर में अभी। तो फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात, ऑपरेशन ऑब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये है या नहीं, और इसका यूसेज क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, किसी भी मैट्रिक्स में हम अगर उसके एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दें तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्म करें, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि मैंने R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, करेंगे तो पूरी की पूरी रो इंटरचेंज करेंगे, या करेंगे तो करें पूरा का पूरा कॉलम इंटरचेंज करेंगे। ऐसे नहीं कि एक आध एलिमेंट करके छोड़ देंगे। तो R1 को R2 से जैसे मैंने रिप्लेस किया, यू कैन सी 1 2 1 ये R1 है। अब ये रो 2 में आ गई 1 2 1। ठीक है। और ये रो 2 जो है -1 √3 1, ये भी रो फर्स्ट में आ गई। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ये तो पहले नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, रो को पूरी की पूरी रो को रो से बदल दिया, पूरी की पूरी कॉलम को कॉलम से बदल दिया। दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या कर दिया, किसी एक रो या कॉलम को किसी के नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी ओनली पर्टिकुलर एक रो या फिर कॉलम भी कर सकते हैं, उसको हमने क्या कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे रो को किया तो आई और RI को मैंने क्या कर दिया, K × RI कर दिया। किसी भी रो को उठाया, उसको K नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई, या कॉलम को भी कर दिया। तो आप देख सकते हो, जैसे कॉलम 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 और 1 क्या बन गए, 1/7 1/7। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है कि हमने किसी दो रो को जोड़ दिया, और उस रो को जोड़कर हमने रख दिया किसी एक पर्टिकुलर रो में। रो को जब हम जोड़ेंगे तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि एक रो को तो एंटायरली उठा लिया, और दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उठा लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। पर इनका जो सम डालेंगे, इन दोनों का जब जोड़ हम डालेंगे तो वो उसी रो में डालना पड़ेगा जो स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया R3 को इंटरचेंज करो आप किस में, R1 प्लस ट्वाइस। अब ये R3 में रख रहा हूं, तो फिर यहाँ पे ट्वाइस लगाओ, ट्वाइस R1 प्लस R3। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। अब ये सारा काम, ये जितना भी एलिमेंट्री ऑपरेशन हम सीख रहे हैं, ये हम कहाँ कर सकते हैं। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स में उठा के कर देंगे क्या, नहीं। ऐसे अगर किसी भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसके मैंने रो को एक्सचेंज कर दिया, तो ये दोनों तो डिफरेंट मैट्रिक्स हो गई ना, हो गई नहीं हो गई। तो हम ऐसे किसी भी रो मैट्रिक्स में ये काम नहीं कर सकते। फिर कहाँ करना है, फिर कहाँ करना है, सोचने वाली बात है। मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास है 2x²। अब मैंने इसको जबरदस्ती 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, तो ये 6x² और 2x² तो डिफरेंट वैल्यूज है ना, सेम वैल्यूज थोड़ी ना है। तो मैं 3 से इसको जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। वेरी गुड। पर अगर ये ऐसे होता कि 2x² = 3y², अब मैं इसको 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकता था क्या, तो ये क्या बन जाता, 6x² 9y²। तो जो पहली वाली इक्वेशन थी और अभी वाली इक्वेशन में, इसमें कोई फर्क पड़ा क्या, फिर भी इक्वेशन तो सेम ही है। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, पर वो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो क्या समझे, हम मल्टीप्लाई, ये जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नहीं कर सकते, पर मैट्रिक्स इक्वेशन में कर सकते हैं। जनरली भी तो करते ही हैं। जनरली किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना हो तो दिक्कत है। तो मैट्रिक्स में भी हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर मैट्रिक्स इक्वेशन बनी हुई है तो उसमें 3 में से मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें रो भी इंटरचेंज कर देंगे, पर दोनों साइड करेंगे, इधर भी एक मैट्रिक्स होगी, इधर भी एक मैट्रिक्स होगी, तो दोनों की रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज कर दिया, दोनों की कॉलम 1 को कॉलम 3 से एक्सचेंज कर दिया, दोनों में किसी कॉलम 3 को किसी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। होता क्या है और कब कर सकते हैं, दोनों बातें पता होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स इक्वेशन में ये ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। होता क्या है समझ गए, करते कहाँ है समझ गए। अब सवाल आता है करते क्यों है, क्या काम पड़ गया करने के लिए। सबसे बड़ा आंसर है
ये हम इसलिए करते हैं टू फाइंड द टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये काम किया जाता है किसी मैट्रिक्स इक्वेशन, किसी एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट किए जाते हैं। अब ये टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए। तो नहीं है तो फिर इनवर्स कैसे निकालें? क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए तो ये टॉपिक था, राइट? तो अब अपन इनवर्स निकालेंगे। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की मदद से। एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये दोनों टॉपिक जब हम सीख जाएंगे तो इन दोनों की मदद से भी इनवर्स निकाला, इन दोनों की कंबाइन मदद से, ये भी की कंबाइन मदद से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका मौजूद है, और ये तरीका एलिमेंट्री ऑपरेशन से काफी आसान है, इसलिए ये क्रॉस कर दिया गया और इसको रहने दिया गया। पर ये तरीका मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या करें फिर इनवर्स का? इस चैप्टर में समझ लो बस इनवर्स क्या होता है, निकालना हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। पहले इसी चैप्टर में निकालना भी सिखाते थे इस टॉपिक की मदद से, बट अब ये ओमिटेड। सारी बात क्लियर है ना? सारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, क्या है, क्यों है, कब कटा, क्यों कटा। क्योंकि इन्वर्स निकालने के दो तरीके थे हमारे पास, एक इस चैप्टर में एक अगले चैप्टर में। ये वाला तरीका काफी हैक्टिक था और अगला वाला तरीका काफी आसान है, तो वो रख दिया, इसको हटा दिया। और प्लस कुछ ऐसा भी करते हैं लोग कि जो चीज आगे जाके कम काम है उसको हटा देते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑब्वियसली आगे जाके काम आएंगे, उसको हटा नहीं सकते। इसका कोई आगे चल के कोई रोल नहीं है इतना कोई खास। बट एक चीज है कि अगर ये टॉपिक बच्चा सीखता है ना तो इससे उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाती है। टॉपिक तो देखो कोई भी हो बेकार तो नहीं होता, कभी ना कभी था, मतलब कभी ना कभी कोई यूसेज रहा होगा इसका, ठीक है? तो बेकार नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रद्दी है ये, लेकिन ये है कि अब उनके अपने अपने जो उनकी विचारधारा है उस हिस्से को हटा दिया गया एनसीईआरटी से। चलें, तो अब क्या सीखना है आपको? इनवर्स क्या होता है वो सीखना है, निकालना नहीं सीखना, बस होता है क्या है वो सीखना है, राइट? फिर उसके बाद सीधे मिसलेनियस पे चलनी है। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन पूरा गया। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, इनवर्स क्या होता है वो सीखो, है ना? तो दो बातें, एक तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और एक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मतलब इसको, इसका संधि विच्छेद करो तो इनवर्स प्लस एबल, इनवर्स प्लस एबल। जो इनवर्स होने योग्य है वो इन्वर्टिबल है, और अगर वो इनवर्स होने योग्य है तो बताओ उसका इनवर्स क्या है। दोनों बातें हम इस टॉपिक में सीखेंगे। पहली चीज तो कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जो इनवर्स होने योग्य है, क्योंकि सारी मैट्रिसेस इनवर्स होने योग्य नहीं होती, कुछ मैट्रिसेस इनवर्स होने योग्य होती है। तो ये मैट्रिक्स इनवर्स होने योग्य है, तो बताओ जरा इसका इनवर्स कौन। जैसे रियल नंबर्स में जीरो का इनवर्स हम नहीं करते, क्योंकि जीरो का इनवर्स करते ही 1/0 हो जाता है, तो वो एक तरीके से वैलिड ही नहीं है। तो जीरो इन्वर्टिबल नहीं है, बाकी सारे नंबर्स इन्वर्टिबल हैं। तो मैट्रिक्स की दुनिया में भी कुछ मैट्रिसेस हैं जो इन्वर्टिबल नहीं है। तो कौन सी मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इन्वर्सिबल इन्वर्टिबल है, और अगर है तो कहाँ है उसका इनवर्स? ये दोनों बातें हमको सीखनी है, ठीक है? तो टॉपिक नेम इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हटा देते हैं, स्किप करके हम चलते हैं नीचे। ये आ गया इनवर्स एंड इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना? मैट्रिसेस की इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करते हैं और फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो पहला टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देखना ध्यान से क्या कह रहा है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स जो है होती स्क्वायर मैट्रिक्स की, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, ये तो पहले रिक्वायरमेंट। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, कोई ऑर्डर एम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम कब कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है? वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम। जब दुनिया में एक कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी मौजूद है, वो भी सेम ऑर्डर की, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता हो। समझ आया? अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई कहे ये इन्वर्टिबल है क्या? तो हम कहेंगे दुनिया में अगर ऐसी कोई दूसरी मैट्रिक्स बी आप ढूंढ निकालो, पहली चीज तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, दूसरी चीज दोनों को जब गुणा करें बोथ वेज, कॉम्यूटेटिव वेज से, ए को बी से करें और बी को ए से करें,
तो दोनों तरीकों से मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, वो भी सेम ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ए और बी है। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो मैं कह दूंगा ए इन्वर्टिबल है। और अगर ए इन्वर्टिबल है तो आप कह रहे थे ना कहाँ है उसका इनवर्स, तो जो आप ढूंढने गए हो ना मैट्रिक्स बी, जो आपने ढूंढ निकाली है ये वो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, वही इसका इनवर्स है। वो बी का भी इनवर्स ए, वो देखो बी के नजरिए से देखें तो बी भी इन्वर्टिबल है और ए उसका इनवर्स है, और ए के नजरिए से देखें तो ए भी इन्वर्टिबल है और बी उसका इनवर्स। फिर वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, अगर ऐसी दुनिया में दूसरी मैट्रिक्स बी मौजूद है तो। जैसे मैंने कहा 3 इन्वर्टिबल है, आप कहोगे ऐसा कोई दूसरा नंबर निकाल के बताओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बदले में आंसर 1 आ जाए। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स का मतलब हर हाल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स नहीं है। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। शायद उस टाइम में बताया था कि अगर कुछ ना कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है, राइट। एडिटिव इनवर्स डिफरेंट चीज है ना, वो उसके लिए ये टॉपिक नहीं है, उसके लिए वो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा भाई, 3 इन्वर्टिबल है क्या, सवाल ये है। तो आप कहोगे दुनिया में अगर ऐसा नंबर मौजूद है जिसको इससे बोथ वेज मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे कराएं इसको इससे कराएं तो 1 आ जाए, तो आप कहोगे ऐसा नंबर मौजूद तो है 1/3। तो 3 इन्वर्टिबल हो गया। कहाँ है इसका इनवर्स, ये तो इसका इनवर्स है भाई, इसका रेसिप्रोकल ही तो इनवर्स है, और इसका इनवर्स वो है। समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। इन दिस केस, इस केस में मैट्रिक्स बी ही उसका इनवर्स कहलाएगा, जो मैट्रिक्स बी हमने एक्स्ट्रा में ढूंढा है। और उसको लिखेंगे कैसे, बी इक्वल टू ए इनवर्स। इनवर्स का साइन इस तरीके से, इस तरीके का साइन इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1/3, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है 3 की पावर -1। तो ये इसका इनवर्स हुआ ना, तो उस नोटेशन से ये नोटेशन रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसे नहीं होता कि पावर -1। रियल नंबर्स की दुनिया में इसको हम पावर -1 कहते हैं, लेकिन इसको हम बस इनवर्स रीड करते हैं, राइट। ऑल्सो वी कैन कंक्लूड, दूसरी चीज भी कंक्लूड कर देंगे कि इस केस में बी भी इन्वर्टिबल है और ए उसका इनवर्स है। भाई एक चीज कंक्लूड हो गई तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कंक्लूड हो जाएगी। तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी। समझ आया? ठीक है, और अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो ए इंटू बी का इनवर्स क्या होगा। तो उसके लिए पहले बी इनवर्स करो, बाद में इनवर्स करो, फिर मल्टीप्लाई करो। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। किस पर बेस्ड है ये? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का कॉम्बो पैक है। भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके और फिर इनवर्स करें, तो पहले अलग अलग इनवर्स करके फिर प्रोडक्ट करो, दोनों से सेम आंसर आपको मिलने वाला है। ऐसा काम एक बार पहले भी होता था, किसी एक ट्रांसपोज में भी यही होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए, तो ये दोनों सेम चलेंगे। ठीक है, दैट्स इट। चलते हैं एक्सरसाइज में। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन तो है ही नहीं हमारे पास। एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे निकालते हैं वो हमको नहीं सीखना है। ये क्या है, नहीं ये भी कट चुका है, ये सब कट चुका है। आ जाओ बुक में देखते हैं। इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स वही इधर पढ़ा जो हमने, वही लिखा हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं है। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स। अच्छा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको पढ़ो फिर। थ्योरम 3 और 4 है, तो वापस खोल लेते हैं नोट्स को। दो थ्योरम्स है हमारे पास। जितना बुक आपकी नई वाली बुक में है क्या, देखो है, ये पुरानी है नहीं है? अच्छा, तो शायद नहीं है, पर चलो पढ़ लेते हैं हम। आ जाओ फिर से एक बार। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है हमारे पास इनवर्स का। एक तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स है तो वो इनवर्स यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स के 2-3 इनवर्स हो, जैसे मैंने कहा 3 का इनवर्स बताओ तो आप कहोगे 1/3, बस अकेला यही है ना इसका इनवर्स, दुनिया में और कोई है क्या? तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, जैसे किसी रियल नंबर का इनवर्स यूनिक होता है, वैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या होता है, हमेशा यूनिक ही होता है, राइट। पढ़ते हैं। द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि वो सबका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। दैट मीन्स नो स्क्वायर मैट्रिक्स विल हैव मोर देन वन इनवर्स। इसका मतलब है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होगा। कोई इसको साबित करो। तो हम उल्टा मान लेंगे कि चल टू द कॉन्ट्रेरी, हम मान लेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी ऑर्डर एम है, इसके दो इनवर्सेस हैं, बी और सी दोनों इसके इनवर्सेस, दोनों का ऑर्डर एम है। दोनों मान लिया हमने। तो ए का इनवर्स बी भी है और ए का इनवर्स सी भी है।
तो इनवर्स कब होता है? जब ये होता है। यही तो उसकी रिक्वायरमेंट है इन्वर्टिबिलिटी की। तो ए इनवर्स इक्वल टू सी से ये बन गया। इसको एक इक्वेशन मान ली, इसको दूसरी इक्वेशन मान ली, और दोनों को सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। तो देखो हमारे पास क्या है। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी जैसे नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है। क्यों? क्योंकि वन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं बदलने देता। तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी आई से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि मैट्रिक्स की दुनिया में आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। तो देखो मैं बी को बी इंटू आई लिख सकता हूँ। तो आई को मैं ए इंटू सी लिख सकता हूँ उधर से, फ्रॉम इक्वेशन टू। तो ये क्या बन गया? बी इंटू ए इंटू सी बन गया। क्या बन गया बोलो? बी इंटू ए इंटू सी। और बी इंटू ए की वैल्यू क्या है? आई। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन दोनों को पहले प्रोडक्ट ना करके इनको पहले प्रोडक्ट कर दो। तो बी इंटू ए क्या हो गया? आई। और आई इंटू सी अगेन क्या बन गया? सी। तो बी इक्वल टू सी आ गया। तो स्टार्ट बी से किया, खत्म सी पे हुआ। दैट मीन्स बी और सी दो अलग अलग मैट्रिसेस है ही नहीं, और इसका एक यूनिक ही इनवर्स है। हमने मान के देखा भी, चल दो अलग अलग होगा, पर अलग अलग निकला ही नहीं। समझ गए? तो हो गई यूनिकनेस ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ। देखो वही सब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ये किया आई टू सी, सी किया, बी इक्वल टू सी हो गया। दैट मीन्स बी एंड सी आर द सेम मैट्रिसेस। देयरफॉर ए इनवर्स इज यूनिक, और ए इनवर्स जो होगा बी होगा या सी होगा, कोई भी होगा, लेकिन एक ही होगा, राइट। थ्योरम नंबर टू जो भी आपको पढ़ाई गई, जो डायरेक्ट याद कराई गई, उसका बस वही थ्योरम नंबर टू है। इसका प्रूफ देख लो भाई, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमने वापस वही अप्लाई किया कि मुझे एक चीज बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा। तो ए बी, क्योंकि ए बी की बात हो रही है तो ए बी ले लिया हमने। तो ए बी को किससे मल्टीप्लाई करेगी? आई आए इसी के इनवर्स। ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? आई आएगा। अब इस ए को यहां से हटाना है, सपोज करो मुझे। तो इस ए को यहां से हटाने के लिए मुझे उस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अच्छा, वैसे अपन किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय थ्री, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय फोर करते हैं ना। मैट्रिक्स इक्वेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं या बाद कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता ना। अभी रियल नंबर्स में तो थ्री से पहले मल्टीप्लाई करा हो या बाद में मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स में तो फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे आरएचएस में भी पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम क्या कर देंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। इधर भी प्री, प्री मतलब मैट्रिक्स से पहले। ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, और आई इंटू बी बी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में इतना पार्ट बच गया। और इधर ए इनवर्स इंटू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, सेम वही मिलेगा। बताओ, एक मिनट। ए इनवर्स मिलेगा। अब अगेन इस स्टेप में हमने अगेन प्री मल्टीप्लाई करवा दिया बी इनवर्स से। इधर भी करवाना पड़ेगा। अब बी इनवर्स इंटू बी वापस आई हो गया, और आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकलेगा। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया। ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स इंटू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी बीच में, पहले इनको मल्टीप्लाई कराने वाली। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया? आई इंटू बी क्या हो गया? बी। अगेन प्री मल्टीप्लाई करा दिया बी इनवर्स से। तो बी इनवर्स इंटू बी क्या बन गया? आई। और आई इंटू दिस क्या बन गया? आरएचएस में क्या हुआ कि जब हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कराया था तो ए इनवर्स इक्वल आई इंटू ए इनवर्स ही रहा, ये सेम चलता गया चलता गया, और इधर बी इनवर्स इंटू ए, यानी फाइनली बी इनवर्स इंटू। डन। तो दोनों थ्योरम्स आ गई समझ में। पहली थ्योरम क्या है? यूनिकनेस। दूसरी थ्योरम क्या है? ये मल्टीप्लाई वाली, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू एन। चलें, अभी हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। यूनिकनेस थ्योरम नंबर फोर। यही सारा प्रूफ यहाँ पर है ना। बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन कट चुका है। तो फिर हम चलेंगे सीधे फोर्थ एक्सरसाइज में। फोर्थ एक्सरसाइज में केवल एक ही सवाल करना है आपने, क्योंकि इनवर्स निकालने के सवाल खत्म हो गए। ये देखो पहले कुछ एक से लेकर 17 तक के सवाल क्या थे, पढ़ो। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमारा कट चुका है। इन सबके हम इनवर्स निकाल सकते हैं अगले चैप्टर करने के बाद। ठीक है, 2/2 3/3 दो ही कोर्स में दोनों को निकाल सकते हैं। 18 जो इन्वर्टिबिलिटी अभी हमने सीखी उस पर बेस्ड है। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे। कब होंगे? जब क्या होगा बताओ चारों में से? बी ऑप्शन, ए बी करें या बी ए करें, कॉम्यूटेटिव तरीके से करें, आपको आई मिलना चाहिए। बस खत्म, एक्सरसाइज खत्म।
चलो चलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करें। रेडी? तो दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर पाते हैं। इसमें हम पहले ओमिटेड पार्ट को हटाएंगे। ठीक है। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन ओमिटेड होंगे। क्यों होंगे? कारण बताओ। हम्म तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इन तीनों को प्रूव करने के लिए, तीनों प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं। शो दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट। नेचुरल नंबर एन पे सीरीज चलती है। उस पे उसको प्रूव करने के लिए हमको एक टॉपिक सीखना पड़ता है। उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में कहते हैं पीएमआई। क्या कहते हैं शॉर्ट में? कहाँ है ये टॉपिक? दिस टॉपिक वाज इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर क्लास 11th एनसीईआरटी, ओमिट होने से पहले। ठीक है। अभी आपके लास्ट ईयर क्लास 11th में कितने चैप्टर थे? 14 थे। पहले 16 हुआ करते थे, जिसमें से एक टॉपिक तो ये ओमिट हुआ, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग करके टॉपिक होता था, वो था लास्ट ईयर, नहीं था ना, वो भी ओमिट हो गया। दो टॉपिक ओमिट हो गए तो 14 चैप्टर्स लास्ट ईयर आपने पढ़े होंगे। तो ये टॉपिक पूरा पूरा चैप्टर ही कट गया। इसलिए ये तीन क्वेश्चंस जो है हम नहीं कर सकते। उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ के आना है, फिर इधर आना है। क्योंकि वहां पे पीएमआई सिंपल सीरीज पे लगाना सिखाया है। सिंपल सीरीज जो है नेचुरल नंबर पे चलती है। जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, जैसे मैं कहूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, आप कहोगे एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। मैं कहूँ कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बोलो? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। और एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर करते हैं तो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। ये सिंपल नेचुरल नंबर सीरीज है। इनको प्रूव करने के लिए टॉपिक है। वैसा क्यों, यही फॉर्मूला क्यों, प्रूव करो, उसके लिए टॉपिक है। तो हम सिंपल सीरीज में प्रूव करेंगे, तब जाके मैट्रिसेस में प्रूव करेंगे। जब सिंपल भी नहीं आता तो मैट्रिक्स में तो बात ही मत करो। तो इसलिए ये टॉपिक हम अभी नहीं पढ़ सकते, फिर कभी देखा जाएगा इसको। हमारा एक्सरसाइज यानी कि फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। पढ़ लिया? कुछ याद आया? हम्म। फिर लास्ट क्लास की लास्ट टू क्वेश्चंस जो हमने किए थे, 11th वाला पढ़ो। इसका आंसर आया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमने इसमें सॉल्यूशन किया सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसमें प्रूव करना है, इसमें पूछा गया है। उसमें पूछा गया है, बताओ, उसमें साबित करने के लिए बताया गया है। तो अपन ने तो इसको भी सब्जेक्टिव तरीके से किया था, ऐसा थोड़ा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट याद करवा दिया था, ऐसा तो है नहीं। हो गया वो वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो। ठीक है। लास्ट वीडियो में ही मिलेगा, और लास्ट वीडियो का भी लास्ट पार्ट में ही मिलेगा। बट हमको याद क्यों नहीं रहता? ये तो हम, अरे आपको बताना चाहिए सर, अरे ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी किया ही है। पिछले दो क्वेश्चन में यही तो किया है, ये याद रहना चाहिए। फोर्थ के बाद आओ फिफ्थ। अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे बेटा, देन देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग एनीथिंग।
पुराने बच्चों से आप पूछ सकते हो कि जिस बैच में बच्चों ने रिवीजन किया उन्हीं का रिजल्ट अच्छा हुआ है। अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी पढ़ लो और किससे भी पढ़ लो और कितने भी प्रॉपर नोट्स बना लो, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ सर हमने नोट्स बना रखे हैं, हमने कमल सर से पढ़ा है, एक सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, बस ये और कुछ नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तो कमल सर से पढ़ो, किसी भी सर से पढ़ो, देर इज नो यूज। उतने ही मार्क्स आएंगे जितने बिना पढ़े आएंगे, मतलब स्कूल लेवल पे जो पढ़ रहे हो, और जो मार्क्स आएंगे ना ट्यूशन के बाद भी उतने ही आएंगे, क्योंकि टॉपिक सारे न्यू हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन डेली बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो। show that the matrix B dash into AB is symmetric or skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric। क्या समझे कि ये मैट्रिक्स जो होगी, कोई भी बी और ए मैट्रिक्स ले लो, उससे कॉम्बिनेशन से जो ये मैट्रिक्स बन रही है, ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना ए के सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने पर डिपेंड करेगा, ऐसा साबित करो कि अगर ए सिमेट्रिक है तब ये भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा साबित करके बताओ। पूछ नहीं रहा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा तो होगा। आप साबित करके बताओ, चाहे और भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, इसको साबित करें। चलो तो अब मुझे एक चीज बताओ, प्रूव क्या करना है आपको, बोलो प्रूव क्या करना है। तो प्रूव दो चीजें करनी है अपने को, प्रूफ दो चीजें करनी है। पहली चीज ये करनी है कि ये सिमेट्रिक है, और दूसरी चीज ये करनी है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा, कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक कब होती है, जब ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो इसका अगर मैं होल ट्रांसपोज करूं, बी डैश ए बी का अगर मैं होल ट्रांसपोज करूं तो एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स मिले, राइट। और दूसरा केस ले लो, यही मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर मिले, राइट। राइट। तो अगर बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज जो हम कर रहे हैं वो माइनस ऑफ बी डैश ए बी, अब माइनस तो कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो फिर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा, पहली मैट्रिक्स का माइनस कर देंगे तो माइनस ही माना जाएगा। तो ये मिले सिमेट्रिक है, वो मिले तो स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों के लिए गिवन पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। इसके लिए गिवन पॉइंट है कि ए सिमेट्रिक है, और उसके लिए गिवन पॉइंट है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए का सिमेट्रिक होना मतलब ए डैश इक्वल टू ए, और ए का स्क्यू सिमेट्रिक होना मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस। ठीक है, समझ आया। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं दोनों के लिए, दोनों का हम एलएचएस पार्ट उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं, क्या है एलएचएस, बी डैश ए बी का होल डैश, और इधर भी उठा लें एलएचएस, दोनों साथ में लेके चलते हैं, बी डैश ए बी का होल डैश। ठीक है। तो जब अपन होल डैश करते हैं तो ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स मान लूं और इसको दूसरी मैट्रिक्स मान लूं तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम किसी पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो ए बी पे ब्रैकेट लगा दिया, तो ए बी का होल डैश हो गया ये, इंटू इंटू वॉट, बी डैश का बी डैश, बी डैश का बी डैश। आगे बढ़ो, तो ए बी का होल डैश, इसके हम रीजन डाल देंगे, बिकॉज ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू ए डैश होता है। तो ये ए बी का होल डैश और बी डैश का भी डैश क्या हो जाएगा, बी। इसका रीजन डाल देंगे कि ए डैश का डैश ए होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखी है हमने, बोलो। तो ये ब्रैकेट जो है ये मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इधर, कर सकता हूँ, नहीं सॉरी, ए बी का होल डैश मतलब वो जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ लगाई, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू, अब ये पहले तो हम तीन में लगाई, अब इन दो में लगाओ वही सेम प्रॉपर्टी। तो ए बी का होल डैश क्या बन जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश, और बी आखिरी में रखा हुआ है ही। अब ए डैश की वैल्यू पुटअप करो, क्या है ए डैश की वैल्यू, गिवन है ना, तो पुटअप की जा सकती है। तो बी डैश ए बी, और इधर रीजन लिख सकते हैं हम, बिकॉज ए डैश इक्वल टू ए ये गिवन है, बी डैश ए बी तो प्रूव करना है, इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड हो गया। अब मुझे बताओ यहां पर, यहां तक तो सेम ही चलेगा,
जहां पे आपने ए डैश को ए रखा, वहां पे ए डैश को अब माइनस ए रखना है। बाकी तो सेम ही चलेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, बी डैश, भाई यहाँ पे आ चुके होंगे आप बी डैश ए डैश बी तक। अब आप ए डैश की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस ए। तो माइनस ए रखेंगे तो ओवरऑल बाहर माइनस निकाल दें, बी डैश ए बी हो गया। ये प्रूव करना है इसमें, माइनस ऑफ बी डैश ए बी। इसमें भी आर एच एस के इक्वल आ गए हम, और इधर भी हो गया प्रूव। समझ आया। बी डैश और कहाँ पर है बी, ये पहली चीज तो इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रियल नंबर थोड़ी ना है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि ए इंटू बी इंटू सी करना है, तो आप पहले ए बी कर सकते हो, या पहले आप बी सी कर सकते हो। आप ए इंटू सी तो कर ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कर भी सकते, अगर कर भी सकते, तो बी डैश इंटू बी आइडेंटिटी थोड़ा ना होता है, बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी होता है। वो इनवर्स है, ये ट्रांसपोज। कर भी सकते तो भी नहीं होगा, और पहली चीज कर भी इस केस में तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सिक्स्थ से लेकर कुछ एक क्वेश्चन वही जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए, वही सब कुछ है, बहुत इजी से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अगर मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो इसमें क्या है, ए डैश इन ट्रांसपोज पे कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट में हमने। तो ए डैश इंटू ए को आई, अच्छा ए डैश इंटू ए हमेशा आई नहीं होगा, ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आई होगा। ए डैश इंटू आई, ए इसी मैट्रिक्स के लिए आई बन रहा है, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद मत रख लेना कहीं। तो ए डैश निकाल लो पहले। क्या बनेगा ए डैश, ए अगर ये है द गिवन मैट्रिक्स इज दिस 3 by 3। तो ए डैश निकालने के लिए रोज बिकम्स कॉलम्स, 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। डन, ये हो गया ए, और ये हो गया हमारा ए डैश। अब इसको इस इक्वेशन में पुटअप करो। तो पहले ए डैश इंटू ए निकाल लो, या तो कैसे भी कर लो। ए डैश इंटू ए निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रो वन कॉलम वन ऐसे करोगे। करो, तो 0 इंटू 0 0, 2 y इंटू 2 y 4 y स्क्वायर, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर से बताओ क्या बनेगा, 4 y स्क्वायर इंटू प्लस जेड स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट पे आओ। तो रो वन, देखो गलत कर रहे हैं, बताओ क्या गलती कर रहे हैं। ए डैश इंटू ए करना है, ए इंटू ए डैश नहीं करना। तो इसका रो लो और उसकी कॉलम लो। अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए तो सेम होता है, वो इनवर्स है। ये ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो सारी बातें याद रखनी है। तो रो वन इसका लेना है, कॉलम वन उसका लेना है, हम उल्टा ले रहे थे, हम रो वन उसका ले रहे थे, कॉलम वन इसका ले रहे थे। अब करो 0 0 एक्स 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 एक्स, तो एक्स स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, ये बनेगा पहला एलिमेंट। अब रो वन इसी का चलने दो, और कॉलम टू चलाओ। 0 x y - x y 0 हो गया, तो रो वन इसका चलने दो, कॉलम थ्री इसका चलाओ। 0 - x z + x z अगेन 0। अब शिफ्ट करो रो को भी और कॉलम को भी। तो ये रो टू चलाओ उसकी, और कॉलम वन उसका चलाओ। 0 x y - x y अगेन 0, अगेन क्या बना, 0 बना। फिर रो टू कॉलम टू, 2 y 4 y स्क्वायर, y स्क्वायर 5 y स्क्वायर, और ये -5 - 5 अगेन y स्क्वायर, तो 6 y स्क्वायर हो गया। फिर कॉलम थ्री चलाओ, 2 y z -y z - y z, दो बार -y z आया, एक बार 2 y z आया, बताओ क्या बनेगा। हम्म हम्म हम्म। बेटा 2 y z -y z दो बार -y z है, एक बार 2 y z है, कट गया ना सारा, ये भी 0 बना। फिर आ जाओ, अब आप फाइनली रो थ्री पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, और वही कॉलम 1 2 3 उसका चलाएंगे। रो थ्री कॉलम वन,
0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, क्या बना 0। फिर कॉलम 2 पे चलाओ, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड 0। और लास्ट एलिमेंट में कॉलम 3, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड अगेन जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड अगेन जेड स्क्वायर। कितने जेड स्क्वायर बने, 3 जेड स्क्वायर। तो ये बन चुका है हमारा ए डैश इंटू ए। इसको इक्वेट करो आई से, आई मतलब इसी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। अब आप इन दोनों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे लेके जाओ, जिसमें हमने क्या सीखा था, 1 to 1 इक्वेट कर सकते हैं। तो केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इधर भी इधर भी, बाकी सब जीरो इक्वेट हो ही रहे हैं। दैट मीन्स हम इन डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वेट कर दें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये इम्प्लाइज लगा देना यहाँ पे, क्योंकि ये हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये ऑलरेडी गिवन है। अब इधर पहले ए डैश इंटू ए निकालना, मतलब रखना, उसके बाद प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो इम्प्लाइज इधर लाइन लिखना, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव 2x² इक्वल टू 1, 6y² is also equal to 1 and 3z² is equal to 1। implies implies 2x² equal to 1 gives me x equal to what, 1/2, 1/2 का रूट करेंगे तो प्लस और माइनस 1/√2। इधर बोलो y की वैल्यू 1/6 का रूट करेंगे तो प्लस और माइनस 1/√6। और इम्प्लाइज z की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 का रूट करेंगे प्लस और माइनस 1/√2। ये फाइनल आंसर होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये काम हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में ही किया है ट्रांसपोज वाली। ठीक है, चलें नेक्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू ओ। आगे इनको प्रोडक्ट करो और ओ से इक्वेट करो, यानी सारे जीरो, जैसे इसमें आई से इक्वेट किया था, इसमें ओ से इक्वेट करो, दैट मीन सारे एलिमेंट्स जिसके जीरो होते हैं। ठीक है, और वहां से क्या निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो। वेरी इजी। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्या है। तो यू कैन सी, आप चाहो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों वैलिड हैं, क्योंकि ये रखे हुए हैं, दैट मीन्स वैलिड है। तो बोलो पहले किन दोनों को करें, फर्स्ट और सेकंड। तो दिस इज द गिवन इक्वेशन, सामने डाल देंगे गिवन है ये, इम्प्लाइज, और करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 3 3 गया तो 1/3, पहले स्ट्रक्चर रेडी करो, 1/3 का बनेगा, 1/3 का बनेगा, दैट मीन्स जैसा ये पहली मैट्रिक्स है इसी टाइप का बनेगा कुछ। करो, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3 बन गए तीन एलिमेंट्स। तो 1 × 1 1, 4 1, क्या बना सम इनका 6। देन व्हाट, ये दोनों तो जीरो है, देखो ही मत, बस पहला एलिमेंट ले लो, 1 × 2 2, इधर पहला एलिमेंट जीरो तो दूसरा लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 बना। इसको इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है अब 0 2 x से, और ओ अभी ओ ही रहने दो को, क्योंकि ओ किस मैट ऑर्डर का रहेगा डिपेंड करेगा इधर किस ऑर्डर का, तो उसको फाइनली हम अभी डिस्क्लोज नहीं करते। इसका ऑर्डर क्या बना 1/3, ये ऑर्डर इसका बना, और इसका ऑलरेडी गिवन है क्या 3/1। तो 3 से 3 मैच हुआ, अब आंसर 1/1 में आएगा ओनली। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट का हमको अब मिलने वाला है, यानी वही रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो, पहला तो जीरो है, 2 2 जा 4 और ये 4x, 4 + 4x। यहाँ पे ये मुझे ऑर्डर 1/1 की मैट्रिक्स मिली है, तो फिर ओ भी अब मैं 1/1 में ही लिखूंगा, यानी कि 0 1/1। अगर इधर 3/1 की मिलती तो 0 0 0, 1/3 की मिलती 0 0 0, 3/3 की मिलती तो नो एलिमेंट जीरो लिखता। तो ये ओ को हम फाइनली लास्ट में जाके डिस्क्लोज करेंगे, और या फिर पहले से ही ऑर्डर ऑर्डर देख लो और फिर शुरू से ही डिस्क्लोज कर लो, कई बार हम पहले से ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम एलिमेंट टू एलिमेंट क्या कर देंगे, इनको कंपेयर। Using the concept of equality of matrices, we have 4 + 4x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है, 4x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -4/4, दैट मीन्स माइनस आंसर। डन। एट्थ क्या है, एक 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स से इस वैल्यू को निकालना, ये हमने लास्ट उस वाले चैप्टर में बहुत बार कर लिया, इसको होमवर्क मार्क करो, किया ही है ना, 3 4 क्वेश्चंस कर लिए। नाइन्थ, कोई एक्स निकालो, अभी अभी जो क्वेश्चन किया उसका कॉपी पेस्ट है, सेम टू सेम वही ओ से इक्वेट करना है आपको। ठीक है, करो इसको भी होमवर्क मार्क, या इसको तो चाहो तो फटाफट से सॉल्व ही कर लो।
फटाफट से करो देखो। वही 1/3, 3/1, तो 1/3 बनेगी पहले तो। एक्स ये 0 है और ये -2 है, तो क्या बनेगा, x-2। फिर ये दो तो 0 है, बीच का ले लो बस, -5 × 2 -10। अब इसमें सारे ही लो। 2x -5 -8 -3 -8 हो गया, तो 2x -8। डन। अब आगे है हमारे पास अगेन वही 3/1, एक्स ओ 1, और ये ओ, ये इक्वेशन अभी करके आए, पता है मुझे 1/1 बनने वाली। ठीक है, चलो 1 to 1 फिर से मल्टीप्लाई करो, और अब सिंगल एलिमेंट है ना, इन सबका सम जो आएगा वो एक ही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में। तो x-2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, x² -2x। फिर -10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -40, और 2x-8 को 1 से करेंगे तो 2x-8, और ये पूरा का पूरा एक ही उसमें रखा हुआ है, एक एक सिंगल एलिमेंट है, ये 1/1 की मैट्रिक्स है, और उधर ये 0 भी 1/1 की मैट्रिक्स है। अगेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कंपेयर कर दें हम एलिमेंट टू एलिमेंट। इसको सॉल्व भी कर दो, x² -2x + 2x गया, -40 -8 -48 इज इक्वल टू 0, x² = 48, x = √48, √48 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 16 3 या 48 होता है, 16 का √4 और √3 आंसर। ठीक है, चलें आगे। टोटल कितने, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने अ, इससे पिछले से पिछले उसमें किया था, एग्जाम्पल में भी है ना, फटाफट से रफली सॉल्व करो इसको। प्रॉपर स्टेप्स वही कॉपी पेस्ट होंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जब नया क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको अपन देख रहे हैं, बाकी सब पुराना है उसमें से ही चल रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, तीन प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन टू मार्केट्स, यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ इज व्हाट, दिस एंड द टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स। क्या होता है, टोटल सेल्स, मतलब अपन ने कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये पेन बेचा, मान लो ये पेन 500 रुपये का है, तो 500 आए मेरे पास, तो ये 500 जो है रेवेन्यू है। लेकिन इसको मार्केट में मैंने खरीदा भी होगा, मेरे पास अगर मान लो दुकान है, अब इसको अगर मैं मान लो 300 में खरीद के आया था, 500 में बेचने से पहले, तो जो वो टोटल सेल्स तो आ गई 500, है ना। जो मैं जिसमें खरीद के आया था वो होती है कॉस्ट, तो कॉस्ट है मेरी 300, तो रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है 200, वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट तीनों में कनेक्शन समझ में आ गया। तो प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेल्स या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ओके, मान लो ये रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो फिर लॉस होगा, और अगर ये सेल्स जो है ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यूनिट सेल प्राइस यही है, 2.5 रुपये, 1.5 रुपया, 1 रुपया। तो आप टोटल रेवेन्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा की मदद से आपको ये रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू आपको देखो दोनों मार्केट में निकालना है, मार्केट 1 मार्केट 2। एक मार्केट इधर है, उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, इतने इतने यूनिट्स में बेच के आया हूँ, 10,000 पहले वाले एक्स, इस वाले प्रोडक्ट के बेच के आया हूँ, एक्स प्रोडक्ट के, वाई प्रोडक्ट के ये बेच के आया हूँ, जेड प्रोडक्ट, और मार्केट 2 में भी मैं ऐसे ऐसे बेच के आया हूँ। तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इसको हम क्वांटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये वो क्वांटिटी है जो मैं बेच के आया हूँ, क्या इसका वो है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर 2/3। और जो ये नीचे यूनिट सेल प्राइस है, इसको मैट्रिक्स में डाल दो। लेट से इसको, अब ये 2/3 है तो मल्टीप्लाई करने के लिए, जो अभी इसको मैं 3/1 में भी डाल सकता हूँ और 1/3 में भी डाल सकता हूँ, लेकिन 1/3 में डालेंगे तो 3 से 1 मैच नहीं करेगा, तो यानी कि इसको किस में डालना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन बचता है 3/1। 3/1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा। इसको हम ले लेते हैं, क्या लें इसको, यूनिट सेल प्राइस है ना, तो क्या लें, प्राइस फॉर पी ले लो, है ना। तो क्या है, 2.50, 1.50 और 1.00, 3/1। अब मैं क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सेल्स पता चल जाएगी, बोलो। मेरे पास 100 यूनिट मैंने बेचे, एक मैंने 2 रुपए का बेचा, तो टोटल पैसे कितने हैं, 200 है। रेवेन्यू उसी को तो कहते हैं। सो टोटल रेवेन्यू मुझे मैट्रिक्स अलजेब्रा से निकालना था, तो ये टोटल रेवेन्यू मेरा निकल गया मैट्रिक्स अलजेब्रा से। टोटल रेवेन्यू, इसको लेट से मैं आर मैट्रिक्स मान लेता हूँ। ये कैसे निकलेगी, क्यू मैट्रिक्स इंटू पी मैट्रिक्स। क्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3,
इसका है 3/1, तो 3 से 3 मैच हुआ, दैट मीन्स अब 2/1 वाली मेरे को एक मैट्रिक्स मिलने वाली है। 2/1 मतलब 2 रोज और एक कॉलम, तो यानी कॉलम मैट्रिक्स हो गई ये भी, लाइक दिस, 2/1। फाइन, करो। तो रो 1 कॉलम 1 से एक एलिमेंट, रो 2 कॉलम 2 से दूसरा एलिमेंट। रो 1 क्या है, 10,000 इंटू ₹2.5, कितने रुपए हो गए बताओ। ये रो 1, ये कॉलम 1, बोलो 10,000 इंटू ₹2.5 कितने रुपए हो गए, जल्दी पता लगाओ। 25,000। दुगना करो और 50 पैसे यानी आधा करो। 50 पैसे से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, आधा करो। 10,000 का दुगना किया 20,000, और 10,000 का आधा किया 5,000। तो 20,000 और 5,000 मिलके 25,000। अच्छा सॉरी, प्लस भी तो करना है अभी। 25,000 प्लस 2,000 इंटू 2,000 का 1.5 गुना करो, तो 1 गुना तो 2,000 खुद ही है, और 50 पैसे ने आधा करो 1,000, तो 3,000 हो गए। और 18,000 का 1 गुना 18,000 ही होगा। चलो अब रो 2 और वही कॉलम 1 करो। 6,000 का 2.5 गुना करो, 12, आधा, 12 3 15। 20 का 1.5 गुना करो, 20 का 1 गुना 20, आधा करो 10, 30,000। 8 का 1 गुना 8। ठीक है, बाय 1। आंसर निकालते हैं। 25 और 3 28, 28 और 10 38 और 8 46,000। 15 और 30 45, 45 और 8 53। तो ये आंसर आ गया मेरा फाइनली 2/1 में। यानी मार्केट 1 में मेरे को, कि मेरी टोटल रेवेन्यू 46,000 रुपये है, यहाँ से मैं 46,000 रुपये कलेक्ट करके लेके आया हूँ सारे प्रोडक्ट्स बेच के। और मार्केट 2 में मेरे पास जो है 53,000। अगर ये टोटल कहता तो टोटल निकाल लेते, लेकिन इसने क्या कहा, ईच मार्केट में निकालो अलग अलग। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, मार्केट 1 के अलग निकालो, मार्केट 2 के अलग निकालो। निकाल ली मैंने, पहला क्वेश्चन सॉल्व, इसको मैंने रेवेन्यू मैट्रिक्स मान ली है ना। अब इसका काम आएगा अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कि अब यूनिट कॉस्ट प्राइस है, ये तो सेल प्राइस है, इतने में तो बेचा है, इतने में खरीदा था। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होएगा, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू तो हम निकाल के आए, लेकिन कॉस्ट अब निकालनी पड़ेगी। तो अगेन हमने इसको क्वांटिटी मैट्रिक्स माना, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, और पहले कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई। कॉस्ट मैट्रिक्स को सी मान लेते हैं, और कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है आपको, 3/1 में डालना पड़ेगा इसको, सेम जैसे पहले डाला। ठीक है, तो ₹2, ₹1 और 50 पैसे। देखो ये 2 डाई ज्यादा है, ये 1 डेट ज्यादा है, 50 पैसे एक, तो यानी प्रॉफिट तो होगा, है ना। अगर जब भी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, है ना। ₹2, ₹1, 50 पैसे। अगेन सेम टू सेम पिछली बार की तरह चलो, ये तो है 2/3, और ये वही 3/1। तो अब ये कॉस्ट प्राइस है ना, इसको यूनिट कॉस्ट प्राइस, पीछे पहले इसको क्या लिया था हमने, पी। तो इसको यू ले लो अभी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फिर अपन इन दोनों का प्रोडक्ट मानेंगे, है ना। यूनिट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट का मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, क्यू इंटू यू, क्वांटिटी इंटू यूनिट कॉस्ट प्राइस। कर दें पिछली बार की तरह, रो 1 कॉलम 1। चलो 10,000 का 2 गुना 20,000, 20,000 प्लस 2,000 का 1 गुना 2,000, प्लस 18,000 का आधा गुना 9,000, 6,000 का 2 गुना 12,000, 20,000 का 1 गुना 20,000, 8 का आधा 4,000। 2/1 की मैट्रिक्स यहाँ पे भी बन जाती है। जोड़ो, 20 और 2 22, 22 और 9 31,000, सही है। 12 और 20 32, 32 4 36,000। ये फाइनली मेरे पास कॉस्ट मैट्रिक्स मिल गई। लेकिन उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालो, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालते हैं अपन, जी मान लेते हैं उसको। ग्रॉस प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, रेवेन्यू मैट्रिक्स माइनस जो कॉस्ट मैट्रिक्स हमने निकाली। तो रेवेन्यू मैट्रिक्स यानी पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें क्या आया था, 46 और 53। ठीक है, 46,000 और 53,000, माइनस कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली है पीछे, 31 36। तो दोनों मार्केट से हमको प्रॉफिट हो रहा है, एक से भी लॉस नहीं हो रहा है।
तो 1 to 1 माइनस करेंगे, ये भी 2/1, ये भी 2/1। प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? जब दोनों सेम ऑर्डर के हैं। 46 में से 31 गए तो 15, और 53 में 36 गए तो 14 इधर बचे, 14×3 = 17। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मैट्रिक्स अगेन 2/1। तो 3 मैट्रिक्स निकालनी पड़ी, रेवेन्यू मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन में रेवेन्यू मैट्रिक्स आंसर है, दूसरे क्वेश्चन में कॉस्ट मैट्रिक्स आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं है फाइनल, फाइनल आंसर ये है, क्योंकि इसमें कॉस्ट पूछा ही नहीं है, सीधे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। तो उसके लिए लेकिन कॉस्ट निकालनी पड़ रही है। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस इक्वल टू दिस। एक्स एक ऐसी मैट्रिक्स सोच के बताओ ताकि उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए। समझ आया? कैसे निकालें? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है इनवर्स वाला, जो कि हमको नहीं पता। जैसे x × y होता है, तो y को उधर पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y इनवर्स कर दें तो उधर चला जाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करें, मान लो इस मैट्रिक्स को y मान लें, तो ये xy = ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये हो गया। अब अपन पोस्ट मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स बाय y, तो x × y इनवर्स, सॉरी y इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर ये मैट्रिक्स भी पोस्ट मल्टीप्लाई हो गई y इनवर्स से। अब y इनवर्स i और x x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको y के इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ। यानी कि पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, जो भी निकले उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, उससे x आएगा। ये तो है एक तरीका, पर इस तरीके को हम यहाँ अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हम इनवर्स निकालना नहीं जानते। इनवर्स होता क्या है वो पता है, लेकिन निकालने के लिए अभी अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला होता हमारे पास तो हम इसको इसी से निकालते, टॉपिक होता तो, लेकिन नहीं है। तो अब कैसे निकालें, सोचो। अब कैसे निकालें? अब आपको एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे, एक्स एक्स मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? तो अब एक्स का ऑर्डर क्या हो ताकि इसका इसका प्रोडक्ट 2/3 बने? ये 2 है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रहे होंगे, 2 से 2 कटा होगा, और फाइनल आंसर भी 2/2 है, तो नंबर ऑफ रोज भी 2 रहा होगा, तभी तो ये 2/2 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कॉमन हुआ और ये 2/3 आंसर आ रहा है। तो पहले तो आपको एक्स का ऑर्डर सोचना है। एक्स का ऑर्डर सोच पाए तो अब एक्स को आप कुछ भी अज्यूम करो, 2/2 में लेट से मैंने अज्यूम कर लिया, क्या माने, ABCD मान लेते हैं, ABC। अब आप ABCD की वैल्यू निकालो, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ आया? ये है सादा बेसिक तरीका, जो पहले किया वो एडवांस तरीका है, बट उसके लिए इन्वर्स चाहिए। अगला चैप्टर हो जाने के बाद तो अपन उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ABCD को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, और फिर A को B को C को 1 to 1 कंपेयर करो। क्वेश्चंस इस, हालांकि ये बेसिक तरीका काफी लेंदी है, इसमें इक्वेशंस बनेगी बहुत सारी। ठीक है, करो। A × 1 A, B × 4 4B। तो A + 4B बना पहला एलिमेंट, A × 2 2 2A और 5B। तो 2A + 5B बना दूसरा एलिमेंट। आगे बढ़ो, 3A + 6B बना तीसरा एलिमेंट। दूसरे रो पे आओ, C = C +4D बना चौथा एलिमेंट। 2C + 5D बना पांचवा एलिमेंट। लास्ट 3C + 6D, ये बना हमारा लास्ट एलिमेंट। हो गया प्रोडक्ट, बन रहा है ये 2/3। इसको गिवन मैट्रिक्स 2/3 से कंपेयर करते हैं हम, जो भी गिवन है, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब आप एलिमेंट टू एलिमेंट करो कंपेयर, और वहां से बनाइए इक्वेशन। A + 4B की वैल्यू -7, 2A + 5B की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, बताओ क्या क्या इक्वेशंस बनी। A प्लस की वैल्यू यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, A + 4B = 2A + 5B = -8, 3A + 6B = -9, C + 4D = 2, फिर बोलो 2C + 5D = 4, और लास्ट 3C + 6D = 6 इम्प्लाइज। अब ए और बी निकालने के लिए ए और बी वाली इक्वेशंस देखो कौन कौन सी हैं, शुरू की 3, और सी और डी निकालने के लिए नीचे की 3। अच्छा, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं,
तो उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस कितनी चाहिए? दो, लेकिन है कितनी? तो क्या करें, किसी भी दो को उठा लेंगे, ठीक है, मान ली बात, लेकिन किसी भी दो को उठा के ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको तीसरी में भी पुट अप करके देखेंगे, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए और बी की वैल्यू। ठीक है, ए और बी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, केवल दो नहीं, कितनी, तीनों। अब आपने कहा कि किसी भी दो को उठा लो, मान लो इन दोनों को उठा लिया तो इससे ए और बी की ऐसी वैल्यू तो आ गई जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, पर क्या वो तीसरी को भी कर रही है? तीसरी को कर रही है तभी तो तीनों को कर रही है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो निकालने के लिए कोई भी दो सेलेक्ट करो, जैसे पहली दूसरी सेलेक्ट कर लें निकालने के लिए। तो पहली दूसरी सेलेक्ट कर लें तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ए की वैल्यू निकालूं, उसमें सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दें। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या बनेगी, -7 -4b। इसको बी इसमें पुटअप कर दें, तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू -7, 2 इंटू -4b, और आगे क्या है, +5b इक्वल टू -8। ठीक है, आगे बोलो, इम्प्लाइज -8b +5b यानी -3b इक्वल टू, -4 को उधर भेजो, +4, -8 +4 -4। तो यहाँ से बी की वैल्यू 4/3। अब ये बी की वैल्यू 4/3, पहले तो इसमें पुटअप करो ए में, तो क्या ये -7 -4 इंटू 4/3 ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करो। तो ये क्या बना, -7 -16/3, -7 इंटू 3 -21, यानी कि -21 -16 -37/3। यही फाइनली इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू को अब तीसरी इक्वेशन में पुटअप करो, सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो तीसरी इक्वेशन ये है, बोलो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, -37/3। फिर आओ आप, +6 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 4/3। 3 से 3 खत्म, 3 से 2 टाइम्स खत्म, तो ये क्या मिला, -37 +4 × 2 = 8, -37 + 8 क्या होता है, माइनस, तो आया ही नहीं, -9 आ रहा है। फटाफट से फिर से रीचेक करो, क्या गलती करी है। चल, या तो फिर आंसर इसका यही है कि ए और बी की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, नहीं, क्या हुआ? हाँ जी, पकड़ ली गलती, बताओ कहाँ पे, यहाँ 2 इंटू -7, यस, -14। तो फिर तो सभी गलत है। तो ये -8b +5b -3b, ये 14 बन जाएगा उधर, और 14 -8 क्या होता है, +6। तो -3b की वैल्यू +6 है, तो बी की वैल्यू 6/-3 यानी कि -2 है। तो बी भी गलत है हमारा, बी गलत है तो ये भी गलत होगा। -2 को उधर पुटअप करो, तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है, -7, तो रहेगा ही रहेगा, -7, और 4 इंटू -4 इंटू -2 यानी कि +8, तो -7 +8 यानी कि +1। अब ये दोनों वैल्यूज पुटअप करते हैं यहाँ, आ जाएगा। हम्म, सो 3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 3 × 1 = 3, +6 इंटू बी यानी 6 इंटू -2 यानी -12, एंड व्हाट इज 3 + -12, -9। हो गया सेटिस्फाई। तो पहले आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो क्लास 10th में चलता था, ए और बी आ गया एक बार। फिर आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3, LHS = RHS आ गया, सो द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर जो हमने निकाली वही है।
ये का ये काम इसमें करो क्विकली, इन तीनों में ये काम करो। तो इक्वेशन थर्ड से पहले आप निकाल लो कि वैल्यू सी की वैल्यू क्या बनी, 2 - 4d। इक्वेशन 5 में पुटअप करो, तो 2 × 2 4, 2 × -4d -8d + 5d = 4, implies -8d + 5d -3d और ये 4 - 4 तो कट गया, 0। तो डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 इसमें पुटअप करो, तो 2 - 4 × 0 2, यानी 2, यानी सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुटअप करो, तो 3 × सी, सी की वैल्यू क्या है 2, तो 3 × 2 = 6 प्लस 6 × डी की वैल्यू क्या है 0, तो 6 + 0 = 6, सेटिस्फाई। तो फाइनल आंसर इज, फाइनल फाइंड द मैट्रिक्स एक्स था हमारा, सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एक्स इज, बोलो ए की वैल्यू क्या निकाली, ए की 1 थी 1, बी की -2, सी की क्या निकाली थी 2, एंड डी की क्या निकाली 0। दिस इज योर 2/2 की मैट्रिक्स, जो आपका फाइनल आंसर। समझ आए? तो इसमें इक्वेशन बनाने में काफी कॉम्प्लिकेशन है, और इनवर्स निकालना काफी है तो एडवांस, मतलब सीखना पड़ेगा, लेकिन वो काफी हैंडी है और काफी मजा आता है इसको करने में, और इजीली हो जाता है सब। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर एक बार कर लें इनवर्स निकालना, फिर उसको उससे भी करके देखेंगे। ये अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन वाला सवाल है, देखो इसने कहा भी रखा है, देन प्रूव बाय इंडक्शन। तो वो जो शुरू के 3 क्वेश्चंस के साथ ये भी ऑमिटेड हो गया। एमसीक्यूज पे आओ क्विकली। ए एक मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट A² = I है, दो इनमें से बताओ क्या इक्वेशन करेक्ट है। A² मतलब A × A, तो A × A इसके आगे अगेन ये मैट्रिक्स रख दो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, करो प्रोडक्ट, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बीटा गामा, ये पहला एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट अल्फा × बीटा अल्फा बीटा, और बीटा × माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, 0 हो गया। तीसरा एलिमेंट पे रो 1 रो 2 लो, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी 0 हो गया। चौथा एलिमेंट लो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये सेम बन गया ऊपर नीचे। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर, आई के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स किसके आ रहा है 1 0 0 1, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये दोनों सेम ही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा = 1। यहाँ से इक्वेशन बनेगी, 1 को इधर बुलाओ, या इन सबको उधर भेज दो, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा = 0। मैच करो, ये सिमेट्री का मैच हो रही है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सी ऑप्शन है फाइनल आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो मैट्रिक्स ए क्या है फिर, डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स या नॉन, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जो क्या हो, दोनों हो। यानी कि A = A' भी है, और A = -A' भी है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ये सिमेट्रिसिटी के रूल्स हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिसिटी के रूल्स हैं। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान लो, लेट्स से इसको इक्वेशन 2 मान लो। इन सब के प्रूफ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये एमसीक्यू में है तो प्रूफ नहीं आ सकते, इसलिए हम प्रूफ भी करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलएचएस एलएचएस तो सेम है, तो आरएचएस को आरएचएस से इक्वेट कर दूं, तो इधर आरएचएस क्या है A', इधर आरएचएस क्या है -A' को उधर भेजो, प्लस A' = O, A' ट्वाइस A' = O, तो A' की वैल्यू 1/2 टाइम्स O, दैट इज O, यानी कि A' O है और A' तो A के बराबर है, तो A भी क्या है O, दैट मीन्स A क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। ये प्रूफ है इसका। लास्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट A² = A हो, तो I+A² -7A की वैल्यू क्या होगी। A² = A रखना है आपको, हर जगह जहां जहां A² आ जाए वहां A रख देना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, I+A3, A+B के होल क्यूब की आइडेंटिटी सॉल्व करो, I³ प्लस A³ +3, आगे I² A +3I A², ये तो I+A का होल क्यूब हो गया, -7A अलग से लास्ट में है ना, ये रहा,
इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आई का स्क्वायर करो, क्यू करो, कुछ मर्जी आया करो, आई आएगा। ठीक है। वन का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई भी पावर लगाओ, तो जैसे वन का कुछ भी पावर वन होती है तो आई का भी कोई पावर आई होती है। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, उसको ब्रेक कर दिया मैंने, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर आई है, फिर आई इंटू आई, अगेन आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर, फिर आई होगी, कैसे भी कर लो ना। ए क्यूब को ब्रेक करो पहले। इसको मैं लिख सकता हूँ या तो ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर, किसी भी तरीके से कर लो, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है। प्लस थ्री आई स्क्वायर, अगेन आई है, और आई इंटू ए है तो ये थ्री ए हो गया, और ये आई इंटू ए स्क्वायर हो गया। आई इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, तो थ्री ए स्क्वायर हो गया। माइनस सेवन है, आगे बढ़ो। आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए लिखना है, ऐसा कहा गया था, तो ये ए हो गया, और ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर को फिर ए लिखना है। जितनी बार भी ए स्क्वायर आएगा ए लिखना है ना, थ्री ए, अगेन ए स्क्वायर को ए लिखना है। माइनस सेवन है, तो सब ए में कन्वर्ट हो गया, क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह सॉल्व करके। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस थ्री ए, ए प्लस थ्री ए, फोर ए प्लस थ्री ए, सेवन ए माइनस सेवन ए ओ, और आई प्लस ओ इक्वल टू आई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इन तीन के आखिरी के आंसर्स देख लो एक बार। इसका क्या आया था, सी, एमसीक्यूज के। थर्टीन का क्या आया था, सी, और एक उसका भी देख लो। इलेवंथ का देखो सबसे पहले तो। इसमें हमारे क्या आंसर्स आए थे, ए बी सी डी। वन, माइनस टू, उसमें देख लो याद आ जाएगा। टू और जीरो, हाँ ए आ रहा था। ठीक है। अब थर्टीन, ये तो फोर्टीन ट्वेल्थ ओमिटेड है। थर्टीन का क्या आ रहा था, सी। फोर्टीन का जीरो मैट्रिक्स, बी, और इसका सी मैच होगा। चलो, तो ये चैप्टर ओवर है बेटा मेरी तरफ से। सारे कॉन्सेप्ट्स मिसलेनियस सब कंप्लीट हो चुका है, सारा काम करो आज, और होमवर्क के साथ साथ पूरा चैप्टर रिवाइज करो, तो फिर कल हम इसका टेस्ट ले लेते हैं। कौन सा, ए की पावर एन है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वही है, ये जो कट गया। पढ़ो। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बुक में कहाँ है, तो पुरानी है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही कट गया, तो बुक में नहीं हो सकता बेटा। आप एक बार फिर से रीचेक करो, फिर बताओ मुझे, है ना। और अगर ये है, बुक में है, तो फिर सारे ही क्वेश्चन हैं, फिर कुछ नहीं कटा, फिर तो ये भी है, क्योंकि ये भी तो उसी पर बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसी पे तो बेस्ड है। या तो चारों आएंगे, चारों क्या, फिर तो ट्वेल्थ भी आएगा। या तो तीन और एक चार और एक पांचों क्वेश्चन आएंगे, या फिर पांचों ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आ रहा है और चार नहीं आएंगे। एक बार रीचेक कर लो। फिर उसके लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप क्लास इलेवंथ में जाकर, क्लास इलेवंथ के कॉन्सेप्ट से उठाकर फिर यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले रीचेक कर लो आप। ठीक है। कल मतलब जो टेस्ट होगा उसमें मैं ये नहीं देने वाला, मैथमेटिकल इंडक्शन आप चेक कर लो, अगर होगा तो फिर अलग से पढ़ाएंगे, उसके लिए तो एक दो क्लासेस लगेंगी। ठीक है। जाओ, कल टेस्ट होगा ना फिर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।